वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग 12वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात की थी भाग नंबर 11 तक। भाग नंबर 11वां में हमने जाना था पादप जगत को बांट दिया था थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, ट्रैकियोफाइटा में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थैलोफाइटा की। तो स्टार्टिंग अब करते हैं हम लोग कहाँ से, थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा के बारे में जान लेते हैं कि इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, आखिरकार ये दिखते कैसे हैं। तो इनमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, और ना ही इनमें पत्तियां होती हैं। ये तीनों चीज़ें इनमें नहीं होती हैं, अनुपस्थित रहती हैं। तो फिर कैसे इनको पहचानेंगे? तो इनमें इनकी जो संरचना होती है, तो इसमें थैलस होता है। क्या होता है? थैलस। इसके अंतर्गत थैलस पाया जाता है। थैलस होता क्या है? तो एकल संरचना होती है, एकल संरचना होती है। अब इसके बाद में सवाल ये उठता है, आखिरकार ये जो थैलोफाइटा है मुख्य रूप से कहाँ पे पनपते हैं? तो ये मुख्य रूप से जलीय पादप होते हैं, जलीय पादप होते हैं, जलीय पादप होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके जनन से संबंधित, इनका जनन कैसे होता है? तो आंसर होगा सहायक बीजाणुओं की सहायता से। सहायक बीजाणुओं की सहायता से इनका जनन होता है। अब अगर हम दूसरी बात कर लें ये कि जनन का प्रकार क्या होगा, तो जनन आलैंगिक होता है। जनन जो इनमें होगा वो कैसा होता है? आलैंगिक। अब इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो थैलोफाइटा का सबसे बढ़िया उदाहरण शैवाल या फिर एल्गी हमने लिख लिया है। शैवाल के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे कि आखिरकार शैवाल कैसे पादप होते हैं। तो शैवाल के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। शैवाल सबसे पहले सुपोषी होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसके कारण इनको सुपोषी। कहाँ रहते हैं? तो जलीय जीव, जल में जलीय जीव हैं। शैवाल की बात कर लें। अब अगर सुपोषी है तो सुपोषी अगर हैं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी कि नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इनमें होती है, तभी तो भोजन बना पाते होंगे। अब अपने भोजन को, जब भोजन इन्होंने बना लिया, तो भोजन को ये किस रूप में संचित रखते हैं? तो ये स्टार्च के रूप में या फिर मंड कहते हैं। अपने भोजन को मंड के रूप में ये संचित रखते हैं, तो इसी को स्टार्च भी कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों इसकी जान लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान सी बात है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो शैवाल हैं, क्या शैवाल कैसे होते हैं, इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ शैवालों की अगर बात कर लें तो बहुकोशिकीय भी होते हैं। यानी कि बाकी के कैसे होंगे? तो एक कोशिकीय होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है बात। अब शैवालों के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने शैवालों का अध्ययन लिख रखा है, पहले पढ़ रखा है, फाइकोलॉजी कहलाता है। इनका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं शैवाल से संबंधित। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी हमने पढ़ लिया। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को हम लोग क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। बर्फ पर अगर शैवाल जो उगते हैं उनको क्रिप्टोफाइट्स। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे चट्टानों पर उगने वाले शैवालों की। चट्टानों पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं उनका नाम होता है लिथोफाइट्स। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब शैवालों के वर्गीकरण की हम लोग बात कर लेते हैं। आखिरकार शैवालों का वर्गीकरण किसने किया? शैवालों का वर्गीकरण ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश जीव विज्ञानी। इनका नाम है F.E. फ्रिच।
एफ ई फ्रिच ने शैवालों का वर्गीकरण किया है वर्णकों के आधार पर। वर्णकों की बात करें तो उनके रंग के आधार पर, पिगमेंट्स हम कहते हैं, और दूसरा फ्लैजिला के आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर, और इसमें संचित भोज्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर, भोज्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। कितने प्रकार में बांटा? तो 11 प्रकार से इसको बांटा। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन है इसमें सम्मिलित, इसके बारे में बाद में जान लेंगे। अभी जानते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। आखिरकार ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका कहाँ कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शैवालों का आर्थिक महत्व, शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में जान। शैवालों में क्या क्या पाया जाता है? तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन भी होता है। ये विटामिन ए, सी, डी और ई जो हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में शैवालों में पाए जाते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है, शैवाल का नाम है पोरफाइरा और दूसरे का नाम है अल्वा। ये जो दो शैवाल हैं मुख्य रूप से जापान में खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। जापान देश में पोरफायरा और अल्वा जो शैवाल हैं वो खाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो अल्वा शैवाल है, अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद भी कहा जाता है, समुद्री सलाद भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद में दूसरा हम लोग जान लेते हैं नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक जो है वो भी शैवाल है, लेकिन देश बदल गया। ये देश कौन सा है? चीन। चीन में मुख्य रूप से नॉस्टॉक को खाया जाता है। अब अपने देश की भी बात कर लेते हैं। तो अपने देश में, भारत में और भारत के आसपास के जितने भी निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं उन सभी में, तो यहाँ जो शैवाल होता है इसका नाम है अम्बलिकस। अम्बलिकस शैवाल को हमारे यहाँ खाया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में थोड़ी सी कहानी अलग है। इस शैवाल का नाम है रोडोमेनिया पल्मेटा। ये जो शैवाल है ये तम्बाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कहानी थोड़ी सी अलग है, यहाँ तक खाने की बात हो रही थी, अब ये तम्बाकू में इसका प्रयोग किया जाता है। अब और हम लोग जान लेते हैं शैवालों के बारे में। हमने जाना शैवाल के बारे में अभी तक कहाँ कहाँ इनको उपयोग में लाया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन सभी के बारे में जाना। अब इनका प्रयोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो शैवालों का प्रयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शैवाल का नाम लिखेंगे सारगासम। जो सारगासम शैवाल है तो इसके ज़रिए जापान में, कौन से देश में? जापान में कृत्रिम ऊन बनाई जाती है। कृत्रिम ऊन का निर्माण करते हैं किस शैवाल से? तो सारगासम जो शैवाल है उसके ज़रिए जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है अगार। लाल शैवालों से अगार प्राप्त किया जाता है। अगार लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ये करता क्या है? प्रयोगशाला में क्या करेगा? देख लीजिए, प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन, प्रयोगशाला में क्या? पौधों के संवर्धन। इसके बाद में बात कर लेते हैं जेल, आइसक्रीम आदि को बनाने में सहायक है। अगार पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं ताप रोधक में, इसके अलावा ध्वनि रोधक में,
इसके अलावा कृत्रिम रेशा में, चमड़ा में, सूप या चटनी की बात कर लें, इन सभी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह अगार अगार जो पदार्थ होता है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है उसका भी नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम है ग्रेसिलेरिया और दूसरे का नाम है जेलेडियम। तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो अगार अगार पदार्थ लाल शैवालों से प्राप्त होता है। अब इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब दूसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा यहाँ लिखा, इसका नाम है कांड्रस क्रिस्पस। इसके द्वारा क्या होगा, सश्लेषमिक केरोगेनिन, केरोगेनिन जो होता है, केरोगेनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है। अब इस केरोगेनिन का जो काम होगा वो सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों से मतलब हमारा है शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग, तो केरोगेनिन का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अगले शैवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका लिख लेते हैं, इसका नाम लेमिनेरिया, या फिर बात कर लें फ्यूकस की। लेमिनेरिया फ्यूकस जो है, इनका प्रयोग किया जाता है आयोडीन, ब्रोमीन, एसीटोन आदि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेमिनेरिया और फ्यूकस से आयोडीन, ब्रोमीन, एसीटोन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब शैवाल जो होता है कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैवाल की कृषि में भूमिका क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शैवाल में नोस्टॉक की यहाँ बात करेंगे, नोस्टॉक, और दूसरा है एनाबीना। अब इन दोनों की चर्चा मुख्य रूप से की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो शैवाल हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। स्थिरीकरण, इससे क्या फायदा होगा स्थिरीकरण करने से, तो इस प्रक्रिया में जब स्थिरीकरण ये कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया में इनका साथ देते हैं जीवाणु। इनका साथ कौन देते हैं, जीवाणु देते हैं। तो जीवाणु जब साथ इनका दे देंगे तो ये कृषि में खाद के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। आपने समझ लिया, तो खाद के रूप में इसका प्रयोग का क्या होगा, किया जाएगा, और कुछ नहीं। अब एक को आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं नील हरित शैवाल को। नील हरित जो शैवाल है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में। तो उपजाऊ कौन बनाता है, उसका नाम मुख्य रूप से होता है नॉस्टॉक। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमने लिख लिया, नॉस्टॉक होता है। औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जान लेते हैं कि कौन कौन प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे कारा की, और एक दूसरा है नाइटेला। ये दोनों मिलकर मलेरिया को समाप्त कर देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं। मलेरिया का उन्मूलन इनके द्वारा संभव है। अब दूसरा एक और होता है, औषधि में ही हम लोग जान रहे हैं, औषधि में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरेलिन। क्लोरेलिन एक प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है। ये जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो क्लोरेलिन जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ये क्लोरेला शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब यह क्या करता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव
दोनों प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करता है, जीवाणुओं से रक्षा करता है। यानी कि चाहे वो पॉजिटिव हो, ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव हो, दोनों से ये रक्षा करेगा।